इंटरेस्ट थ्योरी। ब्याज निर्धारण का जो हमारा परंपरावादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जहां पर अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों बराबर होती है, पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति बराबर होती है, वहां पर ब्याज का निर्धारण हो जाता है। अर्थात ब्याज वहां पर निर्धारित होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग का तात्पर्य इन्होंने इन्वेस्टमेंट से दिया है, अर्थात निवेश। निवेश जहां पर पूंजी की पूर्ति शब्द का प्रयोग इन्होंने सेविंग्स से लिया है, यानी बचत। तो जहां पर अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहां पर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर डिटरमाइन हो जाता है। और ये संतुलित ब्याज की दर इन दोनों के बीच में सदैव बैलेंस बनाए रखती है। तो क्लासिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी कहती है कि अर्थव्यवस्था में आई, जिसको हम लोग कहते हैं निवेश, जिसको हम कहते हैं पूंजी की मांग, जिसको हम पूंजी की मांग भी कहते हैं, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति, जिसको हम लोग सेविंग्स कहते हैं, बचत कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में बाजार में दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं। और जहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होते हैं, तो ये लोचशील ब्याज, हमने क्या कहा, लोचशीलता पाई जाती है। लोचशील ब्याज अर्थव्यवस्था में निवेश तथा बचत के बीच संतुलन स्थापित करती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी ये हमें कहती है कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार अर्थव्यवस्था में जहां पर निवेश, जहां पर पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति यानी बचत, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जहां पर बराबर होते हैं, वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। और ब्याज की दर कैसी होती है, लोचशील ब्याज की दर होती है। लोचशील ब्याज की दर का तात्पर्य होता यदि निवेश तथा बचत में कोई असंतुलन हो या कोई डिसबैलेंस हो इन दोनों के बीच में, तो ये लोचशील ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में क्या करता, इनके बीच संतुलन पुनः स्थापित कर देता है। तो यहाँ पर लोचशील ब्याज की दर दैट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अर्थात कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में जो लोचशील ब्याज की दर है, इसी का मुख्य कार्य है अर्थव्यवस्था में आई तथा एस के बीच संतुलन को स्थापित करना। दूसरी चीज हमने ये देखा कि अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपरली आई क्या है, डिमांड ऑफ कैपिटल क्या, प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। डिमांड ऑफ कैपिटल हमने बताया इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमने बताया कि आय का वो भाग, आय का वो भाग जो पुनः आय दे, जो पुनः आय दे, जो पुनः हमको इनकम दे। और याद रखना, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप प्रथम इन्वेस्टमेंट की यूनिट हमें ज्यादा उत्पादन देती है, प्रथम इन्वेस्टमेंट की यूनिट हमें ज्यादा उत्पादन देती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जाता हूं, उसके परिणाम स्वरूप इससे प्राप्त होने वाला उत्पादन लगातार कम होता चला जाता है। अब दूसरे शब्दों में समझिए कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीन भी होता, आपने रुपए से मशीन खरीदी, आपने ट्रैक्टर खरीदा, और इस ट्रैक्टर को, ये इन्वेस्टमेंट आपने कहा किया, ट्रैक्टर में किया, तो ट्रैक्टर आपका इन्वेस्टमेंट है। ट्रैक्टर की कैपेसिटी पहले साल उसकी उत्पादन कैपेसिटी मान लीजिए 1000 रुपए के बराबर है, लेकिन अगले साल इस मशीन की उत्पादकता क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। आपको ये पता होगा कि कोई भी मशीन होती है, वो प्रारंभ में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है और बाद में उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंटिन्यू कम होती चली जाती है, ठीक है, और कंटिन्यू कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार इन्वेस्टमेंट का वही लक्षण है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने, आपने देखा, हर जगह माना कि जहां जैसे जैसे हम पूंजी का प्रयोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाला सीमांत उत्पादन या उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार घटती चली जाती है। और एक उत्पादक ब्याज उतना देगा जहां पर इन्वेस्टमेंट की मिलने वाली सीमांत उत्पादकता बराबर होगी। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जैसे जैसे हम लोग निवेश बढ़ाते चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप लगातार उत्पादन हमको कम प्राप्त होता चला जाता। और एक उत्पादक, याद रखना,
देखना मार्जिनल इन्वेस्टमेंट जो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त होता उसके बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि अगर ब्याज की दर कम है, अगर ब्याज की दर कम है तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे। भाई कम रेट में मिल रहा है तो हम लोग ज्यादा यूनिट इन्वेस्टमेंट की यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मान लीजिए कहीं 20 पर मान लीजिए है, ठीक है। लेकिन अगर ब्याज की दर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान ज्यादा होता है तो ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में ज्यादा है, मान लीजिए 1000 रुपए के बराबर, तो आप एक ही यूनिट का प्रयोग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अगर ब्याज की दर ज्यादा है तो लोग कम इन्वेस्टमेंट करने के लोग सोचते हैं। तो इस प्रकार रिजल्ट मेरा क्या निकला कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है, जो आय होता है, वो किसका फलन है? वो ब्याज की दर का फलन है। ठीक है, निवेश ब्याज की दर का फलन है। अर्थव्यवस्था में जब ब्याज की दर ज्यादा होती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता, तो उसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो निवेश उसके परिणाम स्वरूप कम हो जाता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट अधिक हो जाता है। ये रिलेशनशिप पाया जाता है डिमांड ऑफ कैपिटल का ब्याज की दर के साथ। तो डिमांड ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की मांग, पूंजी की मांग हम लोग कहां से करते हैं? हम लोग बैंक से करते हैं। और बैंक में आपने देखा होगा कि जब बैंक वाले ब्याज की दर ज्यादा कर देते हैं तो हम लोग कम लोन लेते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पता नहीं ये ब्याज, ज्यादा ब्याज की दर को हम लोग इससे अर्न करके फिल कर पाए या ना कर पाए। लेकिन जब ब्याज की दर कम होती है तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चलो इतना तो हम लोग अर्न कर ही लेंगे। तो इस प्रकार निवेश तथा ब्याज की दर के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब ब्याज की दर, ये स्वतंत्र चर है, जब ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश कम हो जाएगा, और जब ब्याज की दर घटती है तो निवेश बढ़ जाएगा। ये आपका यहाँ पर आई डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र और आश्रित चर है, और यहाँ पे आर आपका स्वतंत्र चर है। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से और अधिक इन्वेस्ट को करते हैं। तो नीचे हमने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है, क्योंकि डिमांड ऑफ कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड ऑफ कैपिटल को ये रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट रेट को हमने लिया है। आपको निवेश रेखा हमने आपको ऊपर प्रूफ किया था कि इन्वेस्टमेंट लाइन दैट हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप, जिसके साथ ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, वो ये रेखा आपके पास है। जब अर्थव्यवस्था में हम लोग ए पॉइंट पर मान लीजिए रहते हैं, ए पॉइंट पर ब्याज की दर ओआर है, ओआर ब्याज की दर है, तथा इस पॉइंट पर जो इन्वेस्टमेंट है वो आई है, ओ आई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ओ आई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। जब बैंक अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों को बढ़ा करके OR1 कर देते हैं, देखिए ब्याज की दर बढ़ गई तो OR1 कर देते हैं, तो वी कम एट बी पॉइंट, हम बी बिंदु पर आ जाते हैं, और यहाँ पर निवेश घट करके I1 हो जाता है। देखिए निवेश आपका वो घट जाता है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका घट करके I1 हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में निवेश या इन्वेस्टमेंट आपका क्या करता है? डिक्लाइन करता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आपका इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ब्याज की दर का निवेश के साथ संबंध निगेटिव पाया जाता है, ये हमने देख लिया। और इन्वेस्टमेंट के साथ निगेटिव इसलिए पाया जाता है कि जैसे जैसे एक उत्पादक इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ाता जाता है, इससे प्राप्त सीमांत उत्पादन यानी क्रमागत उत्पत्ति ह्रासमान नियम कार्य करता है, इसलिए इसकी ढाल निगेटिव पाई जाती है। पहले यूनिट पे हमारे पास ज्यादा उत्पादन होता, दूसरी यूनिट पे और कम, तीसरी यूनिट पे और कम, चौथी यूनिट पे और कम। इसलिए याद रखना, क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने जितना माना है क्रमागत उत्पत्ति ह्रासमान नियम, क्रमागत उपयोगिता, आपने यूटिलिटी थ्योरी में माना, मार्जिनल यूटिलिटी में भी देखा कि पहली यूनिट से यूटिलिटी ज्यादा थी, दूसरी यूनिट से यूटिलिटी कम थी, तीसरी यूनिट से और कम थी, तो ये क्रमागत। आपने उत्पादन में भी माना, उत्पादन में भी देखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते जा रहे थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर कंटिन्यू डिक्लाइन करती चली जा रही थी। इसीलिए इसमें सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में आपने देखा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें ये बताता है
कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर सीमांत उत्पादकता के बराबर ही प्रदान किया जाएगा। तो जब हम ज्यादा निवेश कर देंगे तो सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए लोग कम ब्याज दर पर निवेश करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफाइन किया इन्वेस्टमेंट का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरा हमारे पास है सप्लाई ऑफ कैपिटल। देखिए, डिमांड ऑफ कैपिटल कौन करता है? डिमांड ऑफ कैपिटल करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक करते हैं। अधिकतर ये उत्पादक क्या करते हैं? बाजार से पूंजी को लेते हैं, बाजार से पूंजी को लेकर के निवेश कर देते हैं। अब हमारे पास सप्लाई ऑफ कैपिटल कौन करता है? सप्लाई ऑफ कैपिटल अधिकतर डोमेस्टिक पर्सन करते हैं, घरेलू लोग करते हैं। ठीक है, या इसको पूंजीपति लोग करते हैं, जिनके पास अधिक पूंजी होती है, पूंजीपति लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो अधिकतर हमने भारत का जो डेटा देखा, भारत में घरेलू बचत का हिस्सा बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो घरेलू बचत होती है, जो लोग हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा करते हैं, वो एक प्रकार से सप्लाई ऑफ कैपिटल होती है। और उसके बाद जो हमारे पास पूंजीपति होते हैं अर्थव्यवस्था में, वो लोग भी सप्लाई ऑफ कैपिटल को करते हैं। अब देखिए, आप घरेलू बचत मतलब क्या किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है? आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा पूंजी की पूर्ति की जा रही है। आप चाहते हो कि आपकी पूंजी का ऊंचा ब्याज प्राप्त हो, आपको यही इच्छा है कि बैंक वाले मुझे अच्छा ब्याज दे दे। अच्छा ब्याज दे देंगे तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे, आप ज्यादा अकाउंट में पैसे डालोगे, ताकि पूंजी की पूर्ति ज्यादा रहे। और अगर ब्याज की दर कम रहेगी, ब्याज की दर कम रहती है, तो इसका मतलब होता है सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और पूंजी की पूर्ति के बीच में धनात्मक सहसंबंध को खोजा, धनात्मक सहसंबंध को जाना। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूंजी की पूर्ति ब्याज की दर के साथ धनात्मक पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है तो लोग सेविंग्स ज्यादा बढ़ाएंगे, बचत ज्यादा करेंगे। सेविंग सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हमने बताया? क्या सेविंग होती है, सेविंग होती है। तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ज्यादा होगी तो लोग बचते ज्यादा करेंगे, और अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होगी तो लोग बचत कम करेंगे। इस प्रकार इसके बीच में, दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। धनात्मक संबंध ये आपको दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध है। अर्थात जब हम लोग इसको सप्लाई ऑफ कैपिटल को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, तो आधार अक्ष पर हमने, एक्स अक्ष पर हमने सेविंग्स को लिया, बचत को लिया, तथा लंब अक्ष पर हमने, वाई अक्ष पर हमने क्या किया? ब्याज की दर को ले लिया। इस प्रकार हमारे पास ये देखते हैं कि ये मेरे पास सेविंग्स लाइन है, सप्लाई ऑफ कैपिटल को दिखाता, दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप, जिसकी ढाल धनात्मक है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में हम संतुलन बिंदु ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर संतुलन बिंदु पर है, ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में OR1 है, OR1 ब्याज की दर है, और अर्थव्यवस्था में बचत जो हमारे पास है OS1 बचते हैं। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घट करके OR2 हो जाती है, देखिए ब्याज की दर घट गई। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घट करके OR1 से OR2 हो जाती है, तो वी कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हम देखते हैं कि हमारी बचतें भी पहले से कम हो जाती है, हम लोग कम बचते, अर्थात सप्लाई ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। वाइस वर्सा, जब अर्थव्यवस्था, मान लीजिए हम अभी बी पॉइंट पर है, ब्याज की दर OR2 है तथा बचते OS2 है। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, टू इंप्रूव द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके परिणाम स्वरूप हम बी से ए पॉइंट की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं, और अर्थव्यवस्था में बचतें भी बढ़ जाती हैं, और हम OS2 पर आ जाते हैं, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ए हो जाता है। अगर ब्याज की दर बढ़ती है तो हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। थस दिस इज द रिलेशनशिप प्रूव्ड कि इकोनॉमी में ब्याज की दर अगर बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, और अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटेगी तो अर्थव्यवस्था में सेविंग्स भी घटेगी। इस प्रकार का हमको रिलेशनशिप प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ कैपिटल। इसे हम पूंजी की पूर्ति भी कहते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज वो स्टेज
अर्थव्यवस्था में सेविंग्स तथा इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। बचत तथा निवेश जहां पर दोनों बराबर होते हैं वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण वहां पर हो जाता है जहां पर बचत तथा निवेश दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि निवेश रेखा आई है, निवेश रेखा दैट हैव द नेगेटिव स्लोप, जो ऋणात्मक ढाल की है ये निवेश रेखा है, और ये आपके पास सप्लाई रेखा है दैट इज सेविंग। दोनों मांग तथा पूर्ति, इन्वेस्टमेंट तथा सप्लाई जहां पर दोनों बराबर होते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट। इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचत तथा निवेश दोनों बराबर हो जाते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलित ब्याज की दर ओआर हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश S/I हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग संतुलन बिंदु ई पर प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्याज की दर आपकी ओआर तथा बचत तथा निवेश आपका S और I प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी कंडीशन आपको दिखाई पड़े, अर्थव्यवस्था में आप ये देखें कि किसी कारण से अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ब्याज की दर बढ़ गई है, किसी कारण से ब्याज की दर बढ़ जाती है, तो ब्याज की दर बढ़ने का रिजल्ट ये होगा कि अर्थव्यवस्था में बचतें ज्यादा हो जाएगी तथा निवेश कम हो जाएगा। आपका बी एंड ए, देखिए बचत कितनी हो गई R1 बी, देखिए बचत का मान कुछ इतना हो गया, ये आपकी बचतें ज्यादा हो गई तथा निवेश का मान R1 ए हो जाता, देखिए ये निवेश का मान है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि R1 बी आपकी सेविंग्स हो जाती है एंड R1 आपका ए क्या हो जाएगा, यानी निवेश कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट का मान कम है, सेविंग का मान ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, आपकी कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो अगर कहीं अर्थव्यवस्था में ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिक पावर काम करेंगी और ब्याज की दर लगातार कम होती चली जाएगी। जब ब्याज की दर कम होगी तो पूंजीपति ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी मांगने लगेंगे तथा लोग कम बचाने लगेंगे, और परिणाम स्वरूप हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर पुनः आ जाएंगे। तो अगर अर्थव्यवस्था में कंडीशन आपको क्या दिखाई पड़े, S इज ग्रेटर देन I हो जाए, तो समझ जाना कि अर्थव्यवस्था में अब ब्याज की दर घटने का दौर प्रारंभ हो गया। वहीं अगर अर्थव्यवस्था में I का मान S से ज्यादा हो जाए, यानी अगर आप कहीं यहाँ पे आ जाते हैं, आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में आपकी ब्याज की दर OR2 हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 है, ये आपका B1 है, देखिए यहाँ पर निवेश ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट आपका R2 B है तथा बचते अर्थव्यवस्था में मात्र R2 A1 है। अर्थव्यवस्था में लोग बचत मात्र इतनी पूंजी का कर रहे हैं, और जबकि उत्पादक इतनी पूंजी की डिमांड इकोनॉमी से कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है तथा सेविंग्स यानी बचतें कम है। तो इस दशा में ब्याज की दर बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी, और अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर तब तक बढ़ेगी जब तक कि पुनः संतुलन ब्याज की दर OR पर नहीं आ जाती। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आपकी अर्थव्यवस्था में लोचदार या लोचशील ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में S तथा I के बीच संतुलन को बनाए रखता है। I तथा S के बीच में ये संतुलन को बनाए रखता है। तो ये लोचशील R ही है जो अर्थव्यवस्था को इक्विलिब्रियम में मेंटेन किया रहता, अर्थव्यवस्था को इक्विलिब्रियम में बनाए रखता। तो ये हमारा संतुलन पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया पूंजी बाजार में संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है। पूंजी बाजार में संतुलन आपका अर्थव्यवस्था में जहां पर सेविंग्स तथा इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, वहां पर आपका ब्याज की दर निर्धारित हो जाता है। अब हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स आप देखिए। हमने तीनों सिद्धांत आपको पढ़े, तीनों सिद्धांत आपको ने श्रम बाजार में संतुलन आपने पढ़ा, आपने वस्तु बाजार में संतुलन पढ़ा जिसको जेबीसी का सिद्धांत कहते हैं, और पूंजी बाजार में आपने संतुलन पढ़ा। इस प्रकार जब तीनों बाजार की मैं व्याख्या करता हूं, उसका सार निकालता हूं,
तो रिजल्ट क्या निकलते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर कार्य करती है। हमने पहले ही माना था एजम्पशन में कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितना अर्थव्यवस्था में लेबर है वो सब लेबर एम्प्लॉयमेंट में है, रोजगार में है। ठीक है, रोजगार में है। जितना अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन होता है वो वस्तुएं सारी की सारी कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक है, और जितनी अर्थव्यवस्था में पूंजी है वो सब इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे ये माना कि अर्थव्यवस्था में तीनों बाजार ऑप्टिमम में है, मुख्य अवस्था में है, अनुकूलतम अवस्था में है। जितने श्रम है वो सबका सब यूज हो जा रहा है एम्प्लॉयमेंट में, जितनी वस्तुएं हैं सबका सब हम लोग कंज्यूम कर दे रहे हैं, और जितनी पूंजी है वो सबका सब निवेशित हो जा रही है। तो इस प्रकार तीनों बाजार फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन की क्षमता। स्वतः समायोजन की क्षमता, ऑटोमेटिक पावर काम करती है। यदि अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि पूंजी की पूर्ति ज्यादा हो जाती है और निवेश की मांग कम, तो आपने देखा कि ब्याज दर लगातार कम होना प्रारंभ हो जाती है। ये ऑटोमेटिक पावर काम करती है। तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिक पावर पाई जाती है, और ये ऑटोमेटिक पावर इकोनॉमी को पुनः बैलेंस पर, पुनः संतुलन पर ले आती है, पुनः संतुलन पर ले आती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को रीइक्विलिब्रियम पर लाने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता स्वतः समायोजन की क्षमता को, ऑटोमेटिक पावर को, इंडिविजुअल हैंड्स को, इंडिविजुअल हैंड्स को जाता है। कि जो अदृश्य शक्तियां बाजार में पाई जाती हैं, बाजार शक्तियां पाई जाती है, मार्केट पावर पाया जाता है, ये इकोनॉमी को लेबर मार्केट में लोचशील रियल वेज, लोचशील रियल वेज लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम कर देता है, मूल्य प्राइस वस्तु बाजार को संतुलन में कर देता है, और ब्याज की दर पूंजी बाजार को संतुलन में ला देता है। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बेसिकली फोकस किया है स्वतः समायोजन की क्षमता को, ऑटोमेटिक पावर को उन्होंने डिफाइन किया। अतः जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है वो सब उपभोग कर लिया जाएगा, यानी वस्तु बाजार में संतुलन हो जाएगा। अगला, देश में ओवर प्रोडक्शन की संभावना नहीं है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन होगा तो कमोडिटी का प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब प्राइस कम हो जाएगा तो ओवर प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। और अगर अल्प प्रोडक्शन हुआ, कम उत्पादन हुआ, अल्प उत्पादन हुआ, तो अल्प उत्पादन के परिणाम स्वरूप कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु का उत्पादन कम होता, आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में जो चीज कम हो जाती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या अल्प उत्पादन है तो भी अर्थव्यवस्था में मूल्य में जो लोचशीलता है वह वास्तव में उसकी सप्लाई को एडजस्ट कर देती है। तो इस प्रकार कभी भी ओवर प्रोडक्शन या आपका लोअर प्रोडक्शन या माइनर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त उत्पादन समाज में अतिरिक्त क्रय शक्ति को जन्म देती है। अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा, प्रोफेसर से ने क्या कहा था कि अगर सप्लाई होगी तो परचेजिंग पावर भी तो जनरेट होती है, क्योंकि लोगों को उत्पादन के संसाधनों को हम लोग इनकम भी तो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास अगर ओवर प्रोडक्शन हुआ तो वो अतिरिक्त क्रय शक्ति क्षमता देगी, और अल्प उत्पादन हुआ तो हमारी अतिरिक्त क्रय शक्ति क्षमता को छीन लेगी। तो इस प्रकार अतिरिक्त क्रय शक्ति हमें अति उत्पादन तथा अल्प उत्पादन के बीच में संतुलन को ला देती है। फलतः कुल आय कुल व्यय के बराबर रहता है, यानी अर्थव्यवस्था में जितनी इनकम होती है जितना उतना ही हम लोग व्यय कर देते हैं। क्योंकि अति उत्पादन असंभव है, ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, सामान्य बेरोजगारी, जब अति उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी नहीं होगी। ठीक है, यानी वस्तु बाजार जब संतुलन में रहेगा तो वस्तु बाजार के संतुलन में रहने के कारण आपका श्रम बाजार भी संतुलन में रहेगा, और जब श्रम बाजार संतुलन में रहेगा तो पूंजी बाजार भी संतुलन में रहेगा। अर्थात ये तीनों आंशिक संतुलन में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमको सामान्य संतुलन प्राप्त हो जाएगा। तीनों बाजार जब एक साथ संतुलन में होते हैं तो उस संतुलन को हम लोग सामान्य संतुलन की संज्ञा दे देते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती, अनएम्प्लॉयमेंट होता, जैसे मैंने बात किया, ठीक है,
बेरोजगारी अगर होती है किसी अर्थव्यवस्था में, तो इसके लिए मजदूरी जिम्मेदार है कि अर्थव्यवस्था में अगर वेज ज्यादा है तो बेरोजगारी आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मजदूरी अपनी उत्पादकता से अधिक है और मजदूरी की मांग करते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अगर अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का इन्होंने रीजन बताया है हाई रियल वेज। हाई रियल वेज इन्होंने रीजन बताया है। तो पीगू ने कहा कि अगर आपको इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़े तो प्रोफेसर पीगू एसी पीगू सोल्यूशन देते हैं कि आप रियल वेज में कटौती करना प्रारंभ कर दो, ऑटोमेटिक इकोनॉमी में ये बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्री तीनों बाजार को ऑप्टिमम दशा में लेकर के चलते थे। ना तो श्रम बाजार में बेरोजगारी होगी, ठीक है, ना तो वस्तु बाजार में अति उत्पादन होगा और ना ही पूंजी बाजार में अधिक पूंजी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ब्याज की दर बहुत कम हो जाए। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता के बराबर होने, हमने क्या बोला कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बताया कि मजदूरी सदैव सीमांत उत्पादकता के बराबर ही हम पेमेंट करेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपके पास इकोनॉमी में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, एक ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, एक अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी जब आपको काम मिले लेकिन आप काम करना ना चाहो, वो कहलाएगी। आप अपने इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि वो एलिजिबल होते हैं, उनको काम भी मिलता, लेकिन कहते हैं नहीं भैया हम इसमें काम नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी की तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो भाई, कोई बेरोजगार रहना चाहता है तो उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है कि जब हम नहीं चाहते हैं कि हम बेरोजगार रहें, फिर भी बेरोजगार रहना पड़ता है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, तो अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है और अनैच्छिक बेरोजगारी को क्या होते समाप्त करने के लिए आप वेज को कम कर दीजिए। प्रोफेसर एसी पीगू ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाए, यानी ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग काम की तलाश करें लेकिन काम न मिले, उसको हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी है तो इसका तात्पर्य है कि वेज जो है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर नहीं है। वेज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर नहीं है, अर्थात इकोनॉमी में कुछ ऐसी कंडीशन है कि वेज ज्यादा दिया जा रहा और उनकी सीमांत उत्पादकता कम है। तो प्रोफेसर पीगू ने कहा कि आपको इसको दोनों को बराबर में, वेज को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर में लाने के लिए वेज में कटौती करना अनिवार्य होगा, तभी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर, लेबर के बराबर ये हो जाएगा। तो अगर अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी दिखाई पड़ती है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्राप्त नहीं हो रही है। यह टेक्निकल यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनैच्छिक बेरोजगारी की दशा में निम्न में से क्या होगा। पहला, W इक्वल टू MPPL। दूसरा, W इज ग्रेटर देन MPPL। थर्ड, W इज लेस देन MPPL एंड फोर्थ जीरो। मान लीजिए नन। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि अगर अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी दिखाई पड़ती है तो आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करोगे, सर ये ऑप्शन इज द करेक्ट। अर्थव्यवस्था में सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी हम लोग ना दे करके मजदूरी ज्यादा देते हैं और उसकी सीमांत, उस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कम है। तो इसको एसी पीगू ने सोल्यूशन दिया कि अर्थव्यवस्था में वेज को कटौती कर दीजिए, ऑटोमेटिक अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी का सोल्यूशन इन्होंने दिया एसी पीगू। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में मजदूरी की कटौती करके देखिए, आपको वही पॉइंट, मजदूरी में कटौती करके पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सकता है। एसी पीगू ने बात कही कि अगर अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी आपको कहीं दिखाई पड़े तो उसको आप वेज में कटौती करके आप उसको फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्याज दर का लचीलापन सदैव बचत और विनियोग को
जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये जो लचीलापन था, जो इसमें फ्लक्चुएशंस थे, ये बचत तथा निवेश को सदैव बराबर या इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखते हैं, बराबर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मेन पॉइंट थे हमने देखा किसके, आपके क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के, और आपके कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा परिमाण में परिवर्तन के अनुपात में होता है। यानी जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है, उसी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ता है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, लोगों का वेतन जिस अनुपात में बढ़ता है, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति जिस अनुपात में बढ़ती है, उसी अनुपात में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ता है। इसको प्रोफेसर फिशर ने दिया था और इसे मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत। बेरोजगारी की स्थिति केवल तभी आती है जब मजदूरी की दर, ब्याज तथा अन्य कीमतों में अपरिवर्तनशीलता यानी इसमें लोचशीलता नहीं हो। अगर गवर्नमेंट इनको फिक्स कर देगी, तभी अर्थव्यवस्था में आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा। अगर इसमें परिवर्तनशीलता, लोचशीलता है, तो कभी भी बेरोजगारी की समस्या आपको क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार व श्रमिक संघों द्वारा बाजार को शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, तो ही बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी। अगर आप इंटरफियर मार्केट में मत करो, लेजर फेयर पॉलिसी को अगर आप LFP को आप एक्सेप्ट करते हो, तो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। ये क्लासिकल अप्रोच हमें बताता है। तो इस प्रकार ये मेन पॉइंट 10 पॉइंट्स थे जो हमने तीनों सिद्धांत के आधार पर निकाले। अगर ये 10 मेन पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो समझ जाना आपने पूरा क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को आपने स्टडी कर लिया। अब मैं फोकस करता हूं अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी पे पुनः एक बार आपको मैं डिस्कस कर देता हूं। बेरोजगारी को उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति जानबूझ करके बेरोजगार रहना चाहता है, तो उसे हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी की संज्ञा देते हैं। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति काम की तलाश करता है और काम की तलाश के परिणाम स्वरूप उसे काम नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में W जो वेज होती है, वो सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। अब इस कंडीशन में मजदूरी सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। ये दैट इज नोटेबल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रोफेसर AC पीगू ने कहा कि वेज में कटौती करना प्रारंभ कर दीजिए, और जहां पर वेज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के बराबर आ जाएगा, वहां पर हम लोग संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, श्रम बाजार था, श्रम बाजार में श्रम की मांग थी और ये श्रम की आपकी पूर्ति थी। श्रम बाजार में आपने देखा होगा, जहां पर हम लोग श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति बराबर थी, वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिल जाता है, और यहीं पर वास्तविक मजदूरी W/P का निर्धारण हो जा रहा था। यानी W/P ये वास्तविक मजदूरी पर, इस रियल वेज पर कितने श्रमिक काम करने को तैयार थे, इतने श्रमिक OL श्रमिक काम करने को तैयार थे। तो इस प्रकार इस मजदूरी पर जितने अर्थव्यवस्था में श्रमिक हैं, जितने श्रमिकों की आवश्यकता है, उन श्रमिकों को काम दिया गया। उत्पादक ने जितने अर्थव्यवस्था में सप्लाई है लेबरों की, उन सबको काम मिल गया है। अर्थात यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी कब आती है? जब अर्थव्यवस्था में किसी कारण से रियल वेज बढ़ जाए। जब रियल वेज बढ़कर के W/P हो जाता है, तो उससे देखिए कि अर्थव्यवस्था में लोगों की संख्या काम करना इतना चाहती है, कितना? W/P1A। लेकिन जो उत्पादक है, वो मात्र कितने लोगों को जो रोजगार देता है?
W/P1 B लोगों को रोजगार, ये इतने लोग रोजगार में, कितने लोग, ये आपके इस लाइन के बराबर। तो परिणाम स्वरूप ये जो आपका करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट के बराबर अर्थात बी से लेकर के ए पॉइंट तक लोग क्या है, बेरोजगार हैं। कौन से बेरोजगार हैं, ये वास्तव में अनैच्छिक बेरोजगार है, अनैच्छिक रूप से ये बेरोजगार है, इनको बेरोजगार है। अर्थात यहाँ पर जो रियल वेज है, रियल वेज का मान ज्यादा है तथा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कम। तो इसलिए प्रोफेसर एसी पीगू कहते हैं कि इस सिचुएशन में जब ये अनैच्छिक बेरोजगारी जो आपको बी से लेकर के ए पॉइंट के मध्य दिखाई पड़ती है, इसको समाप्त करने के लिए आप मजदूरी को कम करना प्रारंभ कर दो, और मजदूरी को तब तक कम करते चले जाओ जब तक कि हम ई पॉइंट पर नहीं आ जाते, जिससे निवेश बढ़ेगा तथा पूर्ति घटेगी और अर्थव्यवस्था में हम पुनः संतुलन बिंदु ई पर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन अर्थव्यवस्था में एसी पीगू ने कहा कि अगर पैदा होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई आपका टूल्स नहीं है, केवल बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए मजदूरी को कम करना आपको अनिवार्य हो जाता और बेरोजगारी कम हो जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था में रियल वेज क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रियल वेज कम हो जाने से आप देख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में इतने लोग ही काम करने को तैयार है, कितने, इतने लोग रोजगार में, आपके W/P2A और आपका ए से लेकर के बी अर्थव्यवस्था में इतने लोग, लेबरों की डिमांड, लेबर की कितनी डिमांड है, इतने लेबर की डिमांड है, लेकिन लोग इतना काम करना चाहते हैं। कारण क्या है, कहते बहुत कम मजदूरी दे रहे हैं, 20 रुपए पर डे दे रहे हैं, तो कुछ लोग तो काम कर रहे हैं बट मोस्ट ऑफ द लोग काम नहीं कर रहे हैं, ए बी लोग काम नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार रहना चाह रहे हैं। भैया 20 रुपए में काम करने से अच्छा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपने मजदूरी या रियल मजदूरी का दाम बहुत कम रखा, तो इस केस में एसी पीगू कहे कि अर्थव्यवस्था में आप रियल वेज बढ़ाइए। जब रियल वेज बढ़ेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप आप देखिए कि रोजगार का स्तर भी देखिए बढ़ जाता है, यानी लोग ज्यादा सप्लाई करते हैं, अर्थात ज्यादा अपने आप को श्रम करने के लिए तैयार होते और हम संतुलन पॉइंट W/P पर आ जाते हैं, संतुलित मजदूरी स्तर W/P पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी होती है करंट मजदूरी पर हम लोग काम करना नहीं पसंद करते, क्यों, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब है, बहुत कम आप देते हो, तो जब मजदूरी का रेट बहुत कम होता है तो हम ऐच्छिक बेरोजगारी को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में हम काम चाहते हैं और काम हमको नहीं प्राप्त होता, तो मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वेज ज्यादा है और हमको काम नहीं मिल रहा, प्रोड्यूसर हाथ खड़े कर दिए, वो मात्र इतनी मजदूरी पे कम लोगों को ही रोजगार दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में रोजगार यानी बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। तो एसी पीगू ने कहा कि आपको मजदूरी घटानी पड़ेगी, तभी ये अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त होगी। तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी है, अनैच्छिक बेरोजगारी है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आपको रियल वेज में कटौती करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर इकोनॉमी में ऐच्छिक बेरोजगारी है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप अर्थव्यवस्था में उनके जीवन निर्वाह से कम मजदूरी आप दे रहे हो, तो इस केस में आपको रियल वेज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप रियल वेज जब बढ़ाओगे तभी ऐच्छिक बेरोजगारी समाप्त होगी। तो इस प्रकार दो प्रकार की बेरोजगारी इन्होंने डिफाइन किया, ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी। तो ऊपर आपको जब मजदूरी जब ये कंडीशन होती है तो इसे हम लोग कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, और ये कंडीशन जब होती है तो यहाँ पर हमको प्राप्त होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। आपके देखिएगा सिलेबस में केवल एक वर्ड उन्होंने लिख के छोड़ दिया, अनैच्छिक बेरोजगारी, और इसके लिए मुझे 3 चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर अब हो गया होगा। अब हम लास्ट में देखते हैं तीनों बाजार का एक साथ संतुलन, जिसे हम लोग सामान्य संतुलन की श्रेणी देते हैं। सामान्य संतुलन वो बाजार संतुलन होता है जब अर्थव्यवस्था में तीनों बाजार, श्रम बाजार, आपका वस्तु बाजार और जब आपका पूंजी बाजार, तीनों बाजार अगर अर्थव्यवस्था में एक साथ संतुलन में हो जाए तो उसे हम सामान्य संतुलन की संज्ञा देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम की संज्ञा देते हैं।
ये देखिए आपका लेबर मार्केट है, ये आपका लेबर मार्केट है। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था, लेबर मार्केट में जहां पे श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति बराबर हो जाती है, वहीं पर रियल वेज का निर्धारण हो जाता है। इस लाइन को अगर ऊपर बढ़ाते हो, ये टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आपका रोजगार को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, ओएल एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तथा आपका ओएन जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर रहते हैं। तो जहां पर श्रम बाजार संतुलन में होता, वहीं पर आपका रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाता। लेकिन इसके साथ ही साथ, श्रम बाजार के संतुलन के साथ ही साथ, आपका पूंजी बाजार भी संतुलन में होना चाहिए। पूंजी बाजार में पूंजी की मांग आई तथा पूंजी की पूर्ति एस दोनों जहां पर बराबर होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई प्राप्त हो जाता है और ब्याज की दर ओ आर हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में एस ऑब्लिक आई हो जाता है, अर्थात इतनी पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति है। इसी प्रकार ये आपका जेबीसी का वस्तु बाजार है। वस्तु बाजार में डिमांड ऑफ एक्स एंड सप्लाई ऑफ एक्स जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और यहाँ पर मूल्य संतुलित मूल्य ओपी होता है, और अर्थव्यवस्था में इतनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, दैट इज ओ एक्स वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार प्रोफेसर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि तीनों बाजार देखिए एक साथ संतुलन में है, एक प्रकार का बैलेंस बना हुआ है। आप देखिए एक प्रकार का इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है। ये बैलेंस ही ऑटोमेटिक तीनों बाजार को एक साथ संतुलन में रखता। अगर किसी एक बाजार में संतुलन टूटता है, एक बाजार में रियल वेज बढ़ता है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी बढ़ेगी, और अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण पूंजी बाजार में असंतुलन उत्पन्न कर देगा, और पूंजी बाजार में जब असंतुलन उत्पन्न होगा तो ऑटोमेटिक है वस्तु बाजार में भी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि यदि एक बाजार में असंतुलन होता है तो तीनों बाजार में असंतुलन को जन्म दे देगा। तो ये हमारा सिद्धांत ये बताता है कि तीनों बाजार एक साथ संतुलन में स्थापित रहते हैं, जिसको क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा सामान्य संतुलन सरकार को नहीं चाहिए। अगर एक बाजार में वो हस्तक्षेप करता है तो सारे बाजार में असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनैच्छिक बेरोजगारी या ऐच्छिक बेरोजगारी का रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो उसके कारण हमको अर्थव्यवस्था में असंतुलन दिखाई पड़ता है। अगर सरकार क्या कहते हैं हस्तक्षेप नहीं करती है तो श्रम बाजार में लोचशील वास्तविक मजदूरी, पूंजी बाजार में ब्याज तथा वस्तु बाजार में लोचशील मूल्य, तीनों को बाजार को आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। ये तीनों लोचशीलता अर्थव्यवस्था के लिए जान पैदा कर देती है, और तीनों अर्थव्यवस्था में आपस में संतुलन, ये तीनों आपस में संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी थी, जिसके अंतर्गत श्रम बाजार, वस्तु बाजार तथा पूंजी बाजार तीनों में संतुलन स्थापित हो जाता है।